ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे फिजिकल सेटअप ऑफ हॉस्पिटल। ये हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 2 है। इसके अंदर हमारा चैप्टर 2 है थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट ना, नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसके अंदर हम देखेंगे फिजिकल प्लान ऑफ द हॉस्पिटल्स। फिजिकल प्लान हॉस्पिटल्स का कैसा होना चाहिए, और जब भी आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस समय आपको दिमाग में कौन सी बातें हैं जिनको आपको याद रखते हुए बनाना चाहिए। एक स्टैंडर्ड या एक आइडियल हॉस्पिटल की बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो NABH के अकॉर्डिंग। तो जिसमें हम फर्स्ट फिजिकल सेटअप में देखेंगे फिजिकल प्लान कैसा होना चाहिए। तो 4 से 5 पॉइंट हम इसमें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इसमें है कि जिस तरीके से आप हॉस्पिटल बनाएंगे तो फर्स्ट है द प्लेस शुड बी टू मच प्लेस शुड नॉट बी टू मच पॉपुलेटेड, इट मस्ट बी सिचुएटेड इन द प्लेस फ्री और अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया। अब जब भी आप हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए ना, पॉपुलेशन फ्री एरिया पर होना चाहिए, या जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन हो उस जगह पर आपको हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाना है। और अगला है इट मस्ट बी सिचुएटेड एट ए प्लेस फ्री और अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया। वहाँ पर जब आपका हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ की जो जगह है वो थोड़ी सी फ्री होना चाहिए ना, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए ओपन, और पॉपुलेटेड जहाँ पर पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ से आपका दूर होना चाहिए ना। मतलब बिटवीन हम देखें कि ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड वे में या फिर हम देख रहे हैं कि भाई ये सोसाइटी के बीच है, या फिर जहाँ पर क्या बोलते हैं उसको कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पर नहीं होना चाहिए, फ्री स्पेस में होना चाहिए, ओपन जगह पर होना चाहिए, पॉपुलेशन से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, सिटी से थोड़ा सा बाहर होना चाहिए है ना। जैसे कंपनियां जो हम बनाते हैं ना तो वो सिटी से बाहर होती है क्योंकि उसके में पॉल्यूशन वगैरह होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे जो पॉल्यूशन निकलता है चिमनियों से कुछ एक्सेट्रा जो प्रोडक्ट निकलता है तो उससे पॉल्यूशन होता है। ऐसे ही जब हॉस्पिटल्स भी आपका है तो टू मच पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस जगह पर यदि पॉपुलेशन होगी तो जब पेशेंट आएगा या फिर एम्बुलेंस आएगी है ना तो ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। और सिचुएटेड होना चाहिए अवे फ्री प्लेस और अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया, ऐसी जगह पर होना चाहिए, ओपन जगह पर, ताकि पेशेंट को भी किसी प्रकार का वहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। नेक्स्ट है हमारा द प्लेस शुड बी एलिवेटेड सो दैट इट प्रोटेक्ट इन केस ऑफ एनी फ्लड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब बारिश में बरसात होने की वजह से बाढ़ आ जाती है, और जब बाढ़ आ जाएगी और हॉस्पिटल ऐसी जगह पर होगा, नॉर्मल नीची जगह पर होगा, झील में होगा, तो हॉस्पिटल में पानी घुस जाएगा, सारे पेशेंट है, डॉक्टर्स हैं, सभी को हार्म हो सकता है। इवन हॉस्पिटल बाढ़ की वजह से और भी डैमेज हो सकता है। तो जो भी हम हॉस्पिटल बना रहे हैं हॉस्पिटल ऐसी जगह पर होना चाहिए थोड़ा सा एलिवेटेड, मतलब ज़मीन से ऊंचाई वहाँ की थोड़ी सी जो तल है वहाँ का ज़मीन है वो ऊंचाई पर होनी चाहिए, ताकि कभी इनकेस बाढ़ आ जाए नदी के किनारे स्पेशली नहीं होना चाहिए, उससे हमारा दूर होना चाहिए, झील के किनारे कहीं ऐसे गड्ढे में नहीं होना चाहिए, ऊंचाई पर होना चाहिए। Then it must be away from the dust, smoke or bad odor, excessive noise and traffic provide comfort to the patient. अब इट मस्ट बी अवे फ्रॉम किस चीज़ों से दूर होना चाहिए, क्या चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि डस्ट हो गया ना, ज़्यादा वहाँ पर डस्ट नहीं होना चाहिए, स्मोक नहीं होना चाहिए। स्मोक मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि फैक्ट्री है, कुछ कंपनियां तो उनकी चिमनी से धुआं निकलता है ना, तो इस तरीके का स्मोक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वहाँ पर डस्ट नहीं होना चाहिए, और बैड ऑर्डर्स ना, गंदी स्मेल भी नहीं आना चाहिए। आसपास में हम देख रहे हैं कि कुछ कुत्ता बिल्ली मरा है, कहीं कुछ है वहाँ सड़ रहा है ना, गार्बेज है, नाला है, तो उसकी स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। एक्सेसिव नॉइस भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रैफिक वाली जगह पर बना दिया है, वहाँ से ट्रेन जा रही है, बस जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, जाम हो रहा है और आपको ट्रैफिक का हॉर्न आ रहा है, टीटी पे, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से रेस्ट एंड स्लीप नहीं मिलेगी, पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना होता है। फिर अगला पॉइंट है देयर मस्ट बी ओपन स्पेस टू प्रोवाइड प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन टू द पेशेंट। अब जो भी इंटरनल रूम है हमारा, जो भी हमने वहाँ पर वार्ड या रूम जो भी हमने बनाया है वो ओपन होना चाहिए, वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, और नेचुरल जो लाइट है और वेंटिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, जितना बेड में स्पेस चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट उतना होना चाहिए। ओपन नेचुरल सनलाइट वहाँ पर आना चाहिए, विंडो से नेचुरल जो ऑक्सीजन है वो पास होना चाहिए, राइट। तो ये 4-5 पॉइंट है जो हमको याद रखना है, जिसमें फर्स्ट है हमारा पॉपुलेशन से दूर होना चाहिए, फ्री स्पेस पर होना चाहिए, जहाँ पर खाली जगह हो, थोड़ा सा ओपन स्पेस हो वहाँ पर हो, पॉल्यूटेड
और पॉपुलेटेड एरिया से दूर होना चाहिए, और एलिवेटेड होना चाहिए, थोड़ा सा ज़मीन के तल से ऊपर होना चाहिए, नदी तालाब के किनारे पर गड्ढे में नहीं होना चाहिए ताकि बाढ़ की वजह से प्रॉब्लम ना हो। डस्ट, स्मोक, ऑडर, बैड स्मेल्स वगैरह, गार्बेज, नाले वगैरह, कूड़ेदान के पास नहीं होना चाहिए ताकि स्मेल आएगी तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा। एंड स्पेस होना चाहिए ओपन, थोड़ा सा जब पेशेंट के रिलेटिव या कोई भी आ रहे हैं थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए जिसमें हमारा लाइट प्रॉपर हो और प्रॉपर वेंटिलेशन, ऑक्सीजन, एयर का भी हमारा एक्सचेंज होता रहे, ना कि पूरी तरीके से पैक हो, राइट। अब कुछ पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना होता है जब भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है, द वॉल एंड फ्लोर शुड बी नॉन एब्जॉर्बेंट, नॉन पोरस, शॉक एब्जॉर्बिंग, fire resistance, attractive and durable for the safety of patient, as slippery floor are dangerous to, they should be avoided. There should be any crack in walls or floors for the breeding of insect। मतलब जब भी जो दीवार आप बना रहे हो ना, तो दीवार कैसी होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। नॉन एब्जॉर्बेंट मीन्स कि बारिश के समय पर बारिश ज़्यादा होने की वजह से उसमें सीलन नहीं आना चाहिए, उसमें पोर्स नहीं होना चाहिए, पोर्स छोटे छोटे छेद होते हैं ओपन, तो उसकी वजह से पानी अंदर आ रहा है ना, या फिर वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कीड़े मकोड़े घुस गए हैं बारिश में, जो गर्मी में होते हैं कीट पतंगे उड़ने वाले, वो घुस गए, मच्छर मक्खियाँ आए तो वो पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी दीवार है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन पोरस होना चाहिए, नॉन एब्सॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट मतलब कि बारिश की वजह से उसमें सीलन नहीं आनी चाहिए, एंड फायर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए ना, आग नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांच, लकड़ी का या कुछ मेटल्स का यूज हुआ है जिसकी वजह से, हॉस्पिटल में देखा होगा तो लकड़ी की जो विंडो होती है वो नहीं होती है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए पेशेंट्स के लिए, और फ्लोर जो है स्पेशली वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए ना। स्लिप मीन्स कि आप जा रहे हो, पता चले आप वहाँ पर गिर गए हो ना, झाड़ू पोंछा लगाए और आप चलते चलते गिर गए हो, या पेशेंट को आप जल्दी जल्दी में शिफ्ट कर रहे हो, लेके जा रहे हो इमरजेंसी में, तो पेशेंट से पहले आप ही स्लिप होकर गिर गए ना, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपका पैर स्लिप ना हो, वो थोड़ा सा अवॉइड, मतलब स्लिपरी नहीं होने चाहिए फ्लोर्स। एंड क्रैक नहीं होना चाहिए, दीवार में कहीं पर क्रैक और फ्लोर में भी क्रैक नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जो पैथोजन बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो ब्रीड करते हैं। ब्रीड मतलब कि वो वहाँ पर प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है और वो इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे हम देखेंगे कि यार इधर कहीं लाइनिंग है तो उधर चींटियाँ घुस रही हैं, कहीं वहाँ पर मक्खियाँ घूम रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, पूरा उसमें नॉन पोरस होना चाहिए, राइट। देन अगला है हमारा, द फ्लोर एरिया शुड बी एडिक्वेट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बेड, इट शुड नॉट हैव मोर बेड एंड लेस स्पेस और लेस नंबर ऑफ बेड एंड मोर स्पेस, राइट। तो इसमें क्या हमारा जो फ्लोर है वो कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए पूरी तरीके से, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बेड। जैसे अब इतना बड़ा रूम है जिसमें आप 5 बेड या 5 से 7 बेड आप इसमें आसानी से लगा सकते हो, पर आप सोचिए कि इसमें 15-20 बेड लगा दें तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी या फिर कंजेस्टेड ज़्यादा हो जाएगा। तो उस बात का भी हमको ध्यान रखना है, ना कि या फिर आप इतने बड़े रूम में सिर्फ 1 या 2 बेड लगाएंगे तो भी थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लगेगा ना। तो आपको जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे इसमें हम 5 बेड इजीली लगा सकते हैं, इतना बड़ा इनकेस रूम है। वो वाला लाइट ऑन कर दो, सामने का लाइट ऑन कर दो। तो इस तरीके से जो हमारा रूम है उसमें अकॉर्डिंग टू बेड कितना है, ज़्यादा बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं होने चाहिए, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन होना चाहिए एक रूम्स का। अदरवाइज इट विल गिव गुड लुक, नॉट गुड लुक टू द हॉस्पिटल्स एंड इवन पेशेंट वुड नॉट फील गुड, है ना। और ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और पेशेंट या उनके अटेंडेंट हैं वो भी थोड़ा सा अच्छा उनको फील नहीं होगा, कंजेस्टेड ज़्यादा होगा, हमको भी कुछ काम करना है, पेशेंट को कहीं शिफ्ट करना है, कुछ करना है, जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको भी हमको ध्यान रखना है, ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए बेड के बीच आपस में। द विंडो एंड डोर्स should be placed in such way that there is adequate availability of natural light to all patients and proper ventilation. Even the distribution of the windows should even that the patient get proper light and ventilation. अब जो हमारा दरवाज़ा है और जो खिड़कियाँ हैं ना, इनके बीच हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, और नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन जितना हो सके उतना हमारा अच्छा होना चाहिए, पेशेंट को नेचुरल वेंटिलेशन उससे मिलता रहे,
सफोकेशन वगैरह ना हो, एयर का एक्सचेंज होता रहे, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होते तो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस है ना, या फिर आईसीयू है तो वो क्लोज रहेगा, बाकी के जो अदर वार्ड है उसमें थोड़ा सा वेंटिलेशन भी होना चाहिए प्रॉपर, ताकि नेचुरल वहाँ का जैसे एयर है तो वो एयर एक्सचेंज जब तक नहीं होती है रूम के अंदर, क्या होता है जैसे कि बैड स्मेल आ रही है, कोई पहले पेशेंट आया, कोई उसका प्रोसीजर हुआ है, तो वो स्मेल अंदर ही रहती है, तब तक वहाँ पर एयर का एक्सचेंज ना हो ना। इसके लिए एग्जॉस्ट फैन होते हैं, देखा होगा आपने, तो इसकी वजह से क्या होता है जो अंदर की एयर वो बाहर चली जाती है, बाहर के जो नेचुरल एयर है वो अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से इसका डिज़ाइन होना चाहिए। अगला है हमारा, construct of the room should made in such way that is facilitate fumigation, it should not affect the health of patient in return। अब इस तरीके से हमको रूम को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हम फ्यूमिगेशन कर पाए। फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस होती है जो हमारे बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए, जहाँ का जैसे ये सिंगल रूम है तो एक मशीन आती है जिसमें हमारा ग्लिसरेल्डिहाइड रहता है, वो हम उसमें डालते हैं और 5% उसका यूज़ होता है, बाकी उसमें पानी होता है, और जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो केमिकल पूरे रूम में फैल जाता है ना, जैसे हम स्प्रे करते हैं किसी चीज़ का, ऐसे ही वो पूरे रूम में हम उसको 30 मिनट या 20 मिनट के लिए लगाते हैं, और जो भी इक्विपमेंट है उनको कवर कर देते हैं, विंडो को क्लोज कर देते हैं और दरवाजे को क्लोज कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं फ्यूमिगेशन चालू है। जैसे ही फ्यूमिगेशन कंप्लीट हो जाता है उसको हमको 6 से 7 घंटे डोर को क्लोज करके रखना होता है, उस समय तक अंदर कोई नहीं जाता है और बैक्टीरिया वायरस उसके बाद वहाँ से किल हो जाते हैं। फिर हम मशीन को बाहर लेके और वहाँ पर नॉर्मल हम जो भी एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं हम फ्यूमिगेशन। अगला है, द टॉयलेट लैट्रिन शुड बी क्लीन, should be placed away from the general ward, they should be clean twice a day, prevent any type of infection and type of bad odor, it should be placed where direct sunlight enter ना। जो लैट्रिन है हमारी, टॉयलेट्स जो होती हैं वॉशरूम, वो हमारी कहाँ पर होना चाहिए, जो वार्ड है उसके जस्ट साइड में नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी उससे दूर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैड स्मेल वहाँ पर आएगी, बार बार डिस्ट्रैक्शन होगा, तो थोड़ी सी वहाँ से दूर होनी चाहिए और जहाँ पर नेचुरल सनलाइट हो ऐसी जगह पर होना चाहिए, है ना। तो अगला क्या है, अगला हमारा नेक्स्ट टॉयलेट हो गया। ओके, द रिसेप्शन काउंटर एंड इन पेशेंट डिपार्टमेंट शुड बी नियर टू द मेन एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल फॉर इजी एक्सेस। तो रिसेप्शन है वो कहाँ पर होना चाहिए, रिसेप्शन जो हमारा डिपार्टमेंट है, और रिसेप्शन हमारा फ्रंट में होना चाहिए, मेन एंट्रेंस पर होना चाहिए, और उसके ही साइड में हमारा इन पेशेंट है ना, आईपीडी डिपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि कोई भी पेशेंट आए तो हम इमीडिएटली उसको वहीं पर रिसेप्शन के बाद हम उसको शिफ्ट कर सकें। रिसेप्शन स्पेशली मेन एंट्रेंस पर ही होना चाहिए, जहाँ पर आपका मेन एंट्रेंस है, मेन जो गेट है वहाँ पर। देन अगला है, द किचन एंड डाइनिंग रूम शुड बी अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेंटेन हाइजीन एंड प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द पेशेंट एंड बट इवन द रूम शुड बी फ्लाई प्रूफ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। किचन जो होना चाहिए वो हमारे कोई भी वार्ड है या आईसीयू है ना, किसी भी जो भी हमारा वार्ड है पेशेंट का, उसके पास नहीं होना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए, क्योंकि पास में रहेगा तो वहाँ पर इन्फेक्शन आएगा। और इट शुड भी क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, ताकि हम खाना खा रहे हैं उस समय वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस ना हो, वो हमारा फ्री फ्रॉम पैथोजन, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया वायरस हो और इन्फेक्शन के चांसेस उनको ना हो। और दूसरी ये होना चाहिए कि फ्लाई प्रूफ होना चाहिए। फ्लाई प्रूफ मीन्स कि जो हम देखते हैं कि बारिश के सीज़न में या ठंडी के सीज़न में हम एक जाली लगा लेते हैं ना, नेट लगा देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया वायरस मच्छर अंदर नहीं आते, तो जो भी इंसेक्ट्स है, बैक्टीरिया, कीट पतंगे हैं, वो अंदर ना आ पाए, वो उसमें बाहर ही रहें ना। तो वो होना चाहिए, नेट वाली हमारी फ्लाई प्रूफ होना चाहिए। एंड there should be provision for isolation of the patient who are any type of infection suspected to infectious or preventing spread of disease of patient। अब कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब कि छूने से, छींकने से, खांसने से, हैंड शेक करने से वो दूसरे पेशेंट को स्प्रेड होती है ना, दूसरे पेशेंट को फैल जाती है, तो उस पेशेंट को हमको क्या करना है, सेपरेट एक आइसोलेशन वार्ड में अलग रखना है। उसके लिए हमारा अलग से वार्ड होना चाहिए, अलग से रूम होना चाहिए, जहाँ हमको पेशेंट को हम उसको रख सकें। जैसे अभी कोविड था तो कोविड के लिए एक अलग से हॉस्पिटल बनाया जाता था, या कोविड के पेशेंट के लिए हम एक अलग रखते थे, नॉर्मल पेशेंट के साथ नहीं रखते थे। ऐसे यदि हेपेटाइटिस का पेशेंट है, HIV एड्स है, या कोई और भी कम्युनिकेबल डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो पेशेंट को हमको अलग रूम में, अलग वार्ड में रखना चाहिए।
अगला, एसेप्टिक टेक्निक शुड बी यूज फॉर हैंडलिंग इन्फेक्शन पेशेंट लाइक यूजिंग ग्लव्स मास्क एंड गाउन। अब जब भी पेशेंट आपका एडमिट है तो नर्स को एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए, सारी फैसिलिटीज होना चाहिए, जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया ना, गाउन हो गया। जब भी हम डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, देखते हैं डॉक्टर का एक पूरा यूनिफॉर्म होता है, पूरा पैक होता है, पीपीई किट हो गया, हाथ में उनके ग्लव्स होते हैं, गोगल्स लगा हुआ होता है, कैप लगा हुआ होता है, और पूरी ड्रेस में सॉक्स होते हैं नीचे पैर के लिए कवर करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से पूरा हमारा ग्लव्स होना चाहिए, गाउन्स होना चाहिए, ताकि हम एसेप्टिक टेक्निक मीन्स यूज़ कर पाएँ। एसेप्टिक मतलब कि उसमें बैक्टीरिया वायरस का इन्वॉल्व ना हो, जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो स्टेराइल हो, तो उसको बोलते हैं हम एसेप्टिक टेक्निक्स। अगला जो हमारा पॉइंट है, द आर्टिकल यूज बाय द इन्फेक्शियस पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेटली एंड लाइक, जैसे कि बेड लिनन, pillow covers, and they should be washed separately with antiseptic solution and dry in proper sunlight and iron to kill microorganisms। अब ऐसा पेशेंट है जिसको कोई कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि टच करने से और इस सबसे फैलती है, तो उनके लिए हमको जो क्लॉथ है ना, जो हॉस्पिटल्स में हम कपड़े देते हैं वो अलग होने चाहिए, उनको हमको अलग धुलना चाहिए, अलग से धुलने के लिए भी अलग यूज़ करना चाहिए, आयरन जो हम प्रेस करते हैं वो भी अलग होना चाहिए, और सनलाइट में भी हम उसको नेचुरल सुखा सकते हैं ताकि बैक्टीरिया वायरस से वो नेचुरली किल हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, देयर मस्ट बी प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी डोर इन हॉस्पिटल टू प्रोटेक्ट द पेशेंट एंड अदर स्टाफ इन केस फायर हजार्ड्स। अब हॉस्पिटल्स में आपका इमरजेंसी डोर होना चाहिए, नॉट हॉस्पिटल में, अदर जगह पर भी हम देखते हैं फायर एग्जिस्ट लिखा रहता है, इमरजेंसी डोर लिखा रहता है, तो वो हमारा इनकेस यदि आग लग गई है ना, फायर हो गई है, तो वो हमको भागने के लिए, निकलने के लिए ज़रूरी होता है। बस में भी होता है, हम देखते हैं ना इमरजेंसी एग्जिस्ट, ट्रेन में भी होता है, या फिर कहीं पर भी हम जाते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग में, है ना, शोरूम्स वगैरह या मॉल में, वहाँ पर भी होता है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो डिटेक्टर लगे हुए होते हैं ऊपर, जो स्मोक को वो करते हैं, पहचानते हैं ना, डिटेक्ट करते हैं स्मोक को यदि आप उधर सिगरेट भी पी रहे हो तो उसमें अलार्म बजना शुरू हो जाता है आपका, तो वो लगे होना चाहिए। साथ ही साथ जो पानी के लिए लगे हुए होते हैं नोजल, वो होना चाहिए, जिसकी वजह से आग लग जाती है तो हम मोटर ऑन करते हैं और वो पूरा पानी है उधर आ जाता है। तो ये तो सिर्फ नॉट ओनली हॉस्पिटल में, हर जगह जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। Then there must be provision of railing along the side of open corridors and stairs to prevent any type of accident by or falling। तो जब भी हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं जीने से, तो वहाँ पर हमारी क्या होना चाहिए, रेलिंग होना चाहिए दोनों साइड पर, स्टेयर पर, एंड स्लाइड दोनों साइड पर, ताकि पेशेंट को एक्सीडेंट से, जैसे कोई है तो ज़्यादा एजेड है या उसको प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट है, तो उसका सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ सकता है ना, तो वो गिरने से बच सकता है। जिसके लिए दोनों, या जो हमारे कॉरिडोर्स हैं, मतलब जो ओपन हमारा गैलरी है, वहाँ पर भी हमको रेलिंग होनी चाहिए, इस बात का हमको इसमें ध्यान रखना चाहिए। देन अगला है हमारा, द स्टेयर शुड नॉट बी स्लिपरी एंड मस्ट बी वाइड इनफ so that everybody could walk freely on stair without any type of congested feeling। अब जो हमारी जीना है, स्टेयर है, वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, और मतलब स्टेप भी ऐसा नहीं कि उसका साइज सिर्फ इतना ही, लगभग इतना तो होना चाहिए ना, फिट में यदि हम देखें तो 2 फीट अप्रॉक्स होनी चाहिए, ना कि कंजेस्टेड हो, और मतलब दोनों या तो हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकली भी, दोनों तरीके से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ताकि पेशेंट है वो इसलिए वहाँ से वॉक करके जा पाए। जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनकी भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो भी जैसे रिक्वायरमेंट है एज पर हॉस्पिटल के कंडीशन अकॉर्डिंग टू, तो वो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे फैन हो गया, एसी हो गया ना, एक्सेट्रा, जो भी वेंटिलेटर, वाइपर पे मशीन्स हैं, वो आपको सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होने चाहिए, और यदि प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट ना हो। फैन, कूलर एंड
हीटर एक्सेट्रा शुड बी इन गुड वर्किंग कंडीशन। जो भी फैन है, कूलर है, गीजर है ना, ठंडी के समय में गीजर भी होता है टॉयलेट में, तो वो भी हमारा प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, नॉन वर्किंग में नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, डैमेज हो गया है, खराब हो गया, तो जल्दी से जल्दी रिपेयर होना चाहिए। तो कीपिंग इन द माइंड अबव द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, द रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन इन दैट वे। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो उसके हम एसी या फिर कूलर फैन का यूज़ करके रूम का टेम्परेचर उसको हम नॉर्मल होना चाहिए, कम हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रोविजन ऑफ गुड सेफ एंड क्लीन सप्लाई टू ऑल द वर्ल्ड all were to prevent any type of waterborne infection and spread of disease। जो हमारा इन्वायरमेंट है, आसपास की जो हमारी जगह है वो कैसी होनी चाहिए, गुड होना चाहिए, सेफ होनी चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, और किसी प्रकार का भी वहाँ पर वाटरबोर्न या फिर हम कहें कि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो हम देख रहे हैं कि भाई कई जगह पर कहीं कुछ कचरा पड़ा हुआ है, कुछ हमने कहीं फेंक दिया है ना, या फिर वहाँ पर पानी भर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मच्छर मक्खियाँ होती है, तो वो हमारा शुड भी क्लीन होना चाहिए, किसी प्रकार का भी वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारा जो भी चीज़ें हैं पूरी तरीके से ठीक ठाक वे में क्लीन होना चाहिए, क्लीनिंग भी हमारी डेली होनी चाहिए ताकि हाइजीनिक रहे। देयर मस्ट बी फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन आपका टाइम टू टाइम होना चाहिए। जैसे आपका पेशेंट कोई एडमिट होता है और 10 से 15 दिन में पेशेंट उस रूम से यदि लेफ्ट करता है, रूम को छोड़ करके जाता है, तो उसके आफ्टर आपको क्या करना चाहिए, फ्यूमिगेशन करना चाहिए। फ्यूमिगेशन में क्या होता है, हमारी एक मशीन आती है, जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं 5%, और उसमें पानी होता है, तो वो पूरे रूम में क्या करती है, स्प्रे करती है। जैसे बारिश में हमने देखा है नगर पालिका वाले आते हैं, रोड के साइड में पाउडर डालते हैं और स्प्रे करते हैं, गाड़ी आती है। तो ऐसे ही क्या होता है, उसमें पूरे रूम में क्या होता है, वेपोरप्स जो रहते हैं एयर के, वो चले जाते हैं और बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन से वो किल हो जाते हैं। अब जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उसको हम कवर कर देते हैं, जैसे मोबाइल है तो ये वाटर वेपोरप से क्या हो सकता है, पानी की बूंदों से डैमेज हो सकता है, तो इसको हम कवर कर देते हैं, डोर को हम क्लोज कर देते हैं, 20-30 मिनट के लिए उसको हम ओपन करते हैं और दरवाजा हम बंद करते हैं, फिर 6 आवर तक या 3 आवर तक मिनिमम हम उसको क्लोज रखते हैं, ताकि वो एयर है पूरे उसमें स्प्रेड हो जाए। उसके बाद फिर विंडोज़ वगैरह हम ओपन कर देते हैं ताकि एयर एक्सचेंज हो जाए और जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो जाए। देयर मस्ट बी प्रोविजन ऑफ साइड रेल्स। बेड के साइड में, जब भी आपका बेड है तो बेड में भी साइड रेलिंग होनी चाहिए, ताकि कोई पेशेंट है जहाँ अनकॉन्शियस है या फिर कुछ ऐसा पेशेंट है जो कि बेड से नीचे ना गिरे, तो दोनों बेड के दोनों साइड में क्या होनी चाहिए, हमारी रेलिंग्स होना चाहिए, और वो एक सपोर्ट के लिए भी अच्छी होती है। पेशेंट को नीचे उतरना है या फिर उसको बेड पे जाना है तो उसको क्या होता है, वहाँ पर एक हमारा सपोर्ट मिल जाता है। तो बेड के दोनों साइड पर क्या होनी चाहिए, हमारी रेलिंग्स होनी चाहिए। एंड एक्स्ट्रा there should be separate parking of the vehicle and it should away from the hospital to prevent any type of loud noise and disturbance। अब पार्किंग के लिए भी जगह होनी चाहिए, जैसे कोई एम्बुलेंस आ रही है, कोई पर्सनल व्हीकल से भी पेशेंट आ रहा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर से, तो उसके लिए एडिक्वेट पार्किंग होनी चाहिए। अब वहाँ पर यदि कंजेस्टेड एरिया है, वो पॉपुलेटेड एरिया पर है या फिर कहीं सिटी के अंदर है, तो क्या होगा, वहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं होगी ना, तो फिर कोई भी चिल्लाएगा भाई किधर गाड़ी पार्क कर दी है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो पार्किंग के लिए एक अलग से स्पेस होना चाहिए, और जो हॉस्पिटल है, जो हमारे वार्ड, उससे थोड़ा सा वो दूर होना चाहिए, अवे फ्रॉम हॉस्पिटल्स ना। तो लार्ज हॉस्पिटल इसी तरीके के रहते हैं, जो भी NABH एक्रीडेटेड रहते हैं या प्राइवेट या गवर्नमेंट है, तो वो अलग जगह पर होते हैं इस तरीके से पूरे। देयर मस्ट बी कंट्रोल ऑफ एयरपोर्ट्स, वर्मिन्स एंड एनिमल्स, पेट्स ना। यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल, जैसे कि बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट्स, जैसे कुछ मक्खी वगैरह हो गई है ना, या फिर बैक्टीरिया हो गया, कीट पतंगे हो गए, उनका ग्रोथ नहीं होना चाहिए। उसके लिए हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम जो कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स वगैरह होती हैं, उनका स्प्रे होते रहना चाहिए। अलग जो एरिया है, नॉट ओनली रूम में तो हम फ्यूमिगेशन करते हैं, उसके बाद जो भी कॉरिडोर्स है, गैलरीज वगैरह है ना, आउटर जो स्पेस है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, जो कीटनाशक का स्प्रे होना चाहिए, जिससे कि हमारे इंसेक्ट वगैरह, कीट पतंगे वहाँ पर ना हो। तो पेस्टिसाइड कंट्रोल स्प्रे होता रहना चाहिए।
नेक्स्ट है देयर मस्ट नॉट बी एनी टाइप ऑफ स्टैंडिंग वाटर नियर टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के आसपास किसी प्रकार का भी पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, मच्छर होते हैं, पानी रहता है तो इन्फेक्शन भी होता है और डेंगू हो सकता है ना, डेंगू मलेरिया जैसा खतरनाक बीमारी हो सकती है। और इतना हमारे सांप के काटने से लोग नहीं मरते हैं, एक स्टडी के अकॉर्डिंग इतना डेंगू के मलेरिया होने से लोग मर जाते हैं ना। और अभी एमपी में भी बहुत डेंगू के केसेस आ रहे हैं, इवन डेड भी हो जाती है छोटे छोटे बच्चों की भी और एसिड की भी। तो डेंगू बहुत खतरनाक होता है ना, डेंगू मलेरिया हो गया तो ये डिसीज नहीं होनी चाहिए। All water coolers and tanks should be cleaned regularly and daily refilled to the prevent stagnation of water and thus prevent of any type of disease। जो भी हमारा वाटर कूलर है या फिर पानी पीने के लिए जो भी हम टैंक या टंकीस वगैरह यूज करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले का पानी भरा है और वही आप पी रहे हो, अंदर उसमें नीचे कफ जम गया, उसमें काई जम गई है ना, तो वो आपको इन्फेक्शन उससे हो सकता है। तो वो डेली क्लीन होना चाहिए, ट्वाइस ए डे या दिन में 2 बार या 1 बार मतलब क्लीन होना चाहिए। उसका पूरा रोटेशन होना चाहिए, टॉयलेट हो गया, पानी का जो टैंक हो गया, वाटर कूलर हो गया। तो जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है उसका पूरा एक लिस्ट रहता है कि इतने इतने टाइम पर ही क्लीन हुआ है, तो लिस्ट को पूरा मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग होना चाहिए। अगला है देयर शुड बी रेगुलर spraying of medicines and fumigation to prevent breeding of vermins and pests। रेगुलर जैसे मैंने अभी बताया उसका फ्यूमिगेशन होना चाहिए और पेस्टिसाइड वगैरह का स्प्रे होता रहना चाहिए। द क्रैक इन वॉल्स एंड फ्लोर शुड बी रिपेयर्ड क्विकली टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ द वर्मिन्स एंड पेट्स। अब दीवार में यदि किसी प्रकार का क्रैक हो गया है ना, या फिर दीवार में आपका क्रैक आ गया तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करा देना चाहिए, ताकि वहाँ पर यदि क्रैक रहेगा तो हम देखते भाई चींटी है या फिर दीमक है या मक्खियाँ हैं, मक्खी तो नहीं और भी जो होते हैं ना कीट पतंगे, तो वो किस जगह पर रहते हैं जहाँ पर थोड़ा सा क्रैक है, तो उसमें जा कर के क्या करते हैं, वो अपना घर बनाते हैं और वो अपना रिप्रोडक्शन करके वहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज होते जाते हैं। तो कभी भी दीवार में है या फिर आपका फ्लोर में किसी प्रकार की उसमें दरार नहीं होनी चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें पोर्स वगैरह छेद नहीं होने चाहिए, पूरा वो आपका फिल होना चाहिए ना। तो इस तरीके से ये सारा पैरामीटर्स यूज करके हम एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने पहले देखा कि जो जगह है जहाँ पर हॉस्पिटल बना रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, एलिवेटेड एरिया पर होना चाहिए, जो नॉर्मल ज़मीन की ऊंचाई उससे ज़्यादा होना चाहिए, नदी तालाब के पास में नहीं होना चाहिए, किसी गड्ढे में या नीचे झील पर नहीं होनी चाहिए। अवे फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से दूर होना चाहिए, पॉपुलेशन से दूर होना चाहिए, कंजेस्टेड एरिया में नहीं होना चाहिए, ओपन लाइट होना चाहिए, ओपन सोर्स सनलाइट के लिए नेचुरल वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होनी चाहिए, पार्किंग के लिए सफिशियंट जगह होना चाहिए, राइट। तो ऐसी जगह हम करेंगे, ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर नॉइस ज़्यादा ना आए ना, जहाँ पर ट्रैफिक कम हो, ऐसी जगह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड से ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, पेशेंट रेस्ट नहीं कर पा रहा है, नींद भी नहीं ले पा रहा है, तो इस तरीके से ये बात का ध्यान में रखना है। उसके बाद जब दीवार वगैरह बना रहे हैं तो दीवार ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका किसी प्रकार का प्रॉपर तरीके से उसमें जो प्लास्टर वगैरह प्रॉपर हो, जो भी कलर्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो भी इफिशियंट हो, किसी प्रकार का उसमें दरार ना हो, किसी प्रकार का उसमें छेद ना हो, जिससे बैक्टीरिया वायरस से कीट पतंगे वहाँ पर ग्रो कर पाएँ। फ्लोर ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा स्लिपरी नहीं होना चाहिए, हम स्लिप होके गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो पता चले हम जा रहे हैं स्लिप होके गिर गए, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो सीढ़ियाँ है, जीना, स्टेयर, उसके साइड में रेलिंग होना चाहिए, बेड के साइड में रेलिंग होना चाहिए, थोड़ा सा ओपन स्पेस होना चाहिए। खाने के लिए जो हमारा डाइनिंग हॉल है, किचन है, वो नॉर्मल जो वार्ड है उनसे अलग होना चाहिए, थोड़ा सा दूर होना चाहिए। और रूम कैसे होने चाहिए हमारे, प्रॉपर रूम में भी वेंटिलेशन होना चाहिए, जो टॉयलेट लेटरिन है वो भी हमारे नॉर्मल पेशेंट का रूम है या वार्ड है उनसे हमारा दूर होना चाहिए, और उसमें भी नॉर्मल हमारी सनलाइट होना चाहिए। अलग से कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, किसी को ऐसा कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है जो कि खांसने छींकने से, हैंडशेक करने से, नॉर्मल टच करने से फैलता है, तो उसके लिए हमारा सेपरेट रूम होना चाहिए। कोई यदि बर्न पेशेंट है तो उसके लिए भी हमारा सेपरेट रूम होना चाहिए ना।
ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह हैं ना, ये भी आपका अलग होना चाहिए। तो ऑपरेशन यदि नहीं भी है तो भी अलग अलग हमारा ये चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है। और क्या प्रॉपर हमारा फ्यूमिगेशन होता रहना चाहिए रूम के अंदर। बाहर जो भी कॉरिडोर्स हैं, जो भी ओपन स्पेस, वहाँ पर पेस्टिसाइड वगैरह होता रहना चाहिए, जिससे कि जो कीट पतंगे हैं वो हमारे ग्रो ना कर पाएँ। और क्या होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीनिक होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। शुड भी टॉयलेट है, पानी का टैंक है, वाटर कूलर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी सफिशिएंट होना चाहिए, जितना भी रिक्वायरमेंट है, लाइट हो गया, कूलर हो गया, फ़ैन हो गया, है ना, गीजर्स वगैरह हो गया, एसी है, वो भी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। इन केस यदि ख़राब होते हैं तो जल्दी से जल्दी उसको रिपेयर करवा लेना चाहिए, ताकि पेशेंट को किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट ना हो। और क्या हो सकता है, टेम्परेचर भी प्रॉपर होना चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का आप यूज़ कर सकते हैं, एसी, कूलर, फैन का। हाँ, और यदि फायर के लिए हमारा ये होना चाहिए, प्रॉपर फायर डिटेक्टर वगैरह होना चाहिए, फायर एग्जिट होना चाहिए, है ना, दरवाज़ा खिड़की होना चाहिए, जिससे आग लग गई तो वहाँ से कूद के हम भाग सकें, है ना, या पेशेंट को हम बचा सकें। प्रॉपर तरीके से फायर एग्जिट होना चाहिए, फायर डिटेक्टर होना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर लगा रहना चाहिए, और फायर के लिए जो नोजल आता है पानी वाला, वो भी फैसिलिटी उसमें होना चाहिए। तो ये सारे जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं हम बिल्डिंग, तो ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।